आज ऑफिस में फोन आया था बाबूजी का। अगले सोमवार को वे और अम्मा आ रहे हैं। पति हिमांशु से यह सूचना पाकर लतिका खुश नहीं हुई। आंखें तरेर कर उसने पति को देखा, फिर भौं सिकोड़ कर बोली, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता भला? भाई वे आ रहे हैं तो आ रहे हैं, मेरे कुछ कहने का सवाल ही कहाँ उठता है। पर हमने तो उन्हें बुलाया नहीं। कमाल की बात करती हो तुम भी लतिका। भला माँ बाप को अपने बेटे बहू के पास उनके बुलावे पर ही आना चाहिए क्या? अरे घर है उनका, जब जी चाहे आए। और लड़कियों की परीक्षा का क्या होगा जो सिर पर है? तुमने यह क्यों नहीं कहा कि अगले हफ्ते से बेटियों के एग्जाम है? मैं नहीं कह सकता, तुम चाहो तो कह दो। तौलिया उठाकर बाथरूम में घुसता हुआ हिमांशु बोला, हाँ क्यों नहीं, हर बुरी बात कहने में जाऊं और बुरी बनी रहूं, तुम अच्छे बने रहना। अरे मैं उन्हें वैसे ही कहाँ पसंद हूँ। पर तब तक पत्नी के शोर से बचने के लिए हिमांशु बाथरूम का शॉवर चालू कर चुका था। बीच के 3 दिन बेहद किचकिच में बीते। हिमांशु के सामने उठते बैठते लतिका का यही रोना रहता कि अम्मा बाबूजी आ रहे हैं, पर रहेंगे कहाँ? 2 कमरे वाले फ्लैट में उनका बिस्तर लगेगा कहाँ? फिर सवेरे से अम्मा अपना भजन चालू कर देंगी, हुआ सवेरा चिड़िया जागी, तुम भी अब जग जाओ। भला ऐसे में बच्चियां अपनी पढ़ाई कर पाएंगी, वह भी इंजीनियरिंग के कंपटीशन की। हिमांशु का कहना था कि वे हमारे घर सालों बाद आ रहे हैं। पूरा घर है, ड्राइंग रूम है, उसी में रात में एक चारपाई डाल दी जाएगी। एक तख्त पड़ा ही है वहाँ, हम दोनों वहाँ सो जाएंगे, अम्मा बाबूजी बेडरूम में सो जाएंगे। हिमांशु के पिता कैलाश नाथ को रिटायर हुए 10 साल हो गए थे। उसके बाद वे अपने शहर सीतापुर के मकान में चले गए थे। थोड़ी सी खेती थी। पहले तो बेटियां यानी हिस्से में दे रखी थी, पर अब खुद देखते हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में हिमांशु, दूसरा चेन्नई में सुयश। हिमांशु के पास दिल्ली आने की उनकी इच्छा बहुत दिनों से थी। सिर्फ एक बार चेन्नई गए थे, रेल का लंबा सफर मुश्किल हो गया था, इसलिए फिर दोबारा नहीं गए। दिल्ली तो फिर भी पास था। सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए पेंशन मिल जाती थी। लतिका के साथ रहने का मौका उनको कम ही मिला था। शादी के बाद ही वह हिमांशु के पास दिल्ली आ गई थी। दोनों बेटियां भी दिल्ली में हुई, तब कैलाश नाथ नौकरी में थे। बेटियों के होने पर हिमांशु की मां शांति देवी कुछ दिनों के लिए बहू के पास आ गई थी, पर लतिका की गृहस्थी में वे ज्यादा रच बस न पाए। लतिका ने अपनी मां को भी बुला लिया था, हर बात में उन्हीं का दखल रहता। मायूस होकर शांति देवी पति के पास लौट आई थी। उसके बाद किसी त्योहार पर ही वे लोग मिलते थे। शांति देवी भी नाप तौल कर बहू से बोलती। उन्हीं के आने के समाचार से लतिका बेचैन हो उठी थी। सोमवार को हिमांशु स्टेशन जाकर अम्मा बाबूजी को लिवा लाएगा। उसकी दोनों बेटियां किम और केट की अलग मुंह बनाए घूम रही थी। माँ से उन्हें पता चल गया था कि गांव से बाबा दादी आ रहे हैं। कितना नुकसान होगा पढ़ाई का, वे यही राग अलापती रहती। हिमांशु तंग आ चुका था इनकी बकबक से। ऊब कर उसने कह दिया, क्या जिनके घरों में बच्चों के बाबा दादी रहते हैं वे बच्चे जाहिल रहते हैं? अगर हम सब एक घर में एक ही साथ रह रहे होते तो क्या करती तुम लोग? अच्छा तमाशा खड़ा कर दिया है। मेरे माता पिता आ रहे हैं, वे तुम सबके भी कुछ लगते हैं। जैसी माँ वैसी बेटियाँ, हिमांशु का इतना कहना काफी था। लतिका मुंह सुजा बैठी। जिस दिन कैलाश नाथ और शांति देवी आए, उस दिन भी उसका मुंह सूजा ही रहा। हाँ, उनके पैर छूकर वह चाय नाश्ता जरूर रख गई, पास बैठी भी रही। शांति देवी ने दोनों बेटियों को बुलाकर प्यार किया, उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में बातें की। वे उन दोनों के लिए सूट का कपड़ा लाई थी। कैलाश नाथ 2 बड़ी चॉकलेट लाए थे। तोहफा पाकर तो बच्चियां खुश हो गई। दादी के गले में बाहें डालकर वे झूल गई तो लतिका ने उन्हें घूर कर देखा। माँ के तेवर देखकर लड़कियां पढ़ने का बहाना करके वहाँ से खिसक ली। खाना भी लतिका ने अच्छा बनाया था।
सास को खीर पसंद थी, सो उसने खीर भी बनाई थी। सोने की बात चली तो कैलाश नाथ और शांति देवी ने बेडरूम में सोने से मना कर दिया। कहने लगे यही बैठक में सो जाएंगे। दूसरे दिन 4 बजे ही खटपट सुनकर लतिका की नींद खुल गई। साथ वाले बाथरूम से आवाजें आ रही थी। जरूर अम्मा बाबूजी उठ गए होंगे। लतिका मुंह ढककर फिर सो गई। सुबह जब वह बाथरूम में गई तो देखकर दंग रह गई। पूरा बाथरूम साफ सुथरा चमक रहा था, कोना कोना साफ हो गया था। वैसे तो बाई रोज ही बाथरूम साफ करती थी, पर इस तरह से तो कभी साफ नहीं हुआ था। बाहर निकली तो देखा बाबूजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और अम्मा माला फेर रही है। मन ही मन वे कुछ बुदबुदा रही थी। लतिका को देखकर वे मुस्कुराई। बहू, हम दोनों ने चाय पी ली है, अब तुम हमारे लिए न बनाना। 2 दिन में ही लतिका ने महसूस कर लिया कि वह जिस चीज से घबरा रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। सास काफी मदद कर देती है। सुबह की सब्जी काटना, दूध वाले से दूध लेना, शाम की सब्जी काटना, दूध वाले से दूध लेना, शाम की सब्जी लाना बाबूजी ने अपने जिम्मे ले लिया था। यही नहीं, सामान लाने का पैसा भी नहीं लेते थे वे। शाम को माँ बाबूजी दोनों ही सामने वाले पार्क में चले जाते। लड़कियाँ भी दादाजी के पास बैठकर खूब बातें करती। हिमांशु खुश था कि परिवार में शांति कायम है। रात को सोते समय हिमांशु ने लतिका को छेड़ दिया। अम्मा बाबूजी को आए काफी दिन हो गए। तो क्या हुआ? लतिका फौरन बोल पड़ी। अच्छा, यह बताओ बाबूजी अपने मकान का क्या करेंगे? उसमें दोनों भाइयों का हिस्सा लगेगा या सिर्फ तुम्हारा? जाओ पूछने। लतिका चिढ़ गई। तुम तो हर वक्त गुस्से में रहते हो, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगे। तुम बात ही ऐसी करती हो। अरे, बाबूजी का पुश्तैनी मकान है, काफी हिस्सा तो बाबूजी ने अपने पैसे से बनवाया है, वे जो चाहे उसका करें। वाह, भूल गए क्या? जब किम के इंजीनियरिंग दाखिले के लिए हमने 1 लाख रुपया मांगा था, उन्होंने मना कर दिया था। पैसे होते तो आज किम का इंजीनियरिंग का दूसरा साल होता। 1 साल ड्रॉप करने की वजह से दोनों बहनें एक साथ इंजीनियरिंग में बैठ रही हैं। लतिका रुआसी हो उठी। वह प्राइवेट कॉलेज था। लतिका केतकी इस बार पहली बार कंपटीशन दे रही है और किम दूसरी बार। अब तुम देखना, जब ये बेटियां अपनी मेहनत से सिलेक्ट होंगी तो इनकी खुशी का मजा ही कुछ और होगा। फिर इतना पैसा एक साथ बाबूजी देते कहाँ से? मकान बेचकर बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते थे। बहस करना फजूल समझकर हिमांशु करवट बदल कर सो गया। एक दिन हिमांशु दफ्तर से लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। पता चला उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। दिया क्या, दिलवाया गया है। घर का वातावरण बोझिल हो गया। लतिका तो सिर पकड़कर बैठ गई। 20 से 25 हजार रुपए प्रति महीने कमाने वाले परिवार में कई चीजों की किस्तें भरी जा रही थी। कार और फ्लैट की किस्तें तो अभी काफी देनी थी। लतिका अपनी सास के पास पहुंचकर रोने लगी। कैलाश नाथ भी परेशान हो गए। दूसरे दिन तो एक अजीब ही बात हो गई। कहाँ तो अम्मा बाबूजी अभी होली तक रुकने वाले थे, कहाँ अचानक ही सुबह सुबह वे चले गए। हिमांशु परेशान सा सिर हाथों में दिए बैठा रहा। कंपनी ने अभी हर्जाना भी नहीं दिया था। तब तक कैसे चलेगा सब कुछ? लो, चले गए न तुम्हारे माता पिता तुम्हें मुसीबत में छोड़कर। किसी का दम भरते थे। लड़का को मौका मिल गया था बोलने का। हिमांशु खुद नहीं समझ पा रहा था अम्मा बाबूजी ने ऐसा क्यों किया। उसकी मुसीबत में बजाय उसका हौसला बढ़ाने के वे खुद चले गए। बस चलते चलते यही कहा कि गाँव जा रहे हैं। लतिका ने कहा भी घर फोन करके पता करो, पर हिमांशु ने मना कर दिया। अब कैसे भी हो परेशानी खुद उठाएंगे। अम्मा बाबूजी भी तो सब कुछ जानते हैं, वह उनसे कुछ कहने नहीं जाएगा। पूरे घर में कई रोज मातम सा छाया रहा। 1 हफ्ता बीत गया, न अम्मा बाबूजी लौटे, न उनका कोई फोन आया।
अचानक एक रोज सुबह सुबह अम्मा बाबूजी लौट आए। लतिका हैरानी से उन्हें मुंह बनाए देखती रही। हिमांशु भी गुस्से में भरा उठकर बाहर आ गया। वह कुछ सुनाने जा ही रहा था कि अम्मा ने एक बैग लाकर उसके हाथ पर रख दिया। यह क्या है? उसने नजरें ऊपर उठाकर पूछा। रुपए, तुम्हारे फ्लैट की किस्तों के बाकी रुपए, बाबूजी बोले। पर बाबूजी, यह सब आप कैसे लाए? घर बेचकर। हिमांशु आवेश में उठकर खड़ा हो गया। पर वह तो पुश्तैनी मकान था, आपने उसे बेचने से मना किया था। उस समय की जरूरत और आज की जरूरत में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। उस समय तुम यह मकान बेचकर बेटी का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाना चाहते थे, और आज अगर मैं मकान न बेचता तो तुम्हारा फ्लैट हाथ से चला जाता। बाबूजी, हिमांशु की आंखें भर आई। हाँ बेटा, हम तुम्हें छोड़कर कहीं चले नहीं गए थे, पैसे के इंतजाम के लिए ही गए थे। मकान तुम्हारी माँ के नाम था, सो उनका भी जाना जरूरी था। बेटे बेटियों का एडमिशन उनकी योग्यता पर होने दो। योग्यता के बल पर पाई गई चीज का आनंद ही कुछ और होता है। हिमांशु ने लतिका की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी और पछतावे के आंसू थे। एक बात याद रखो बेटा, आज प्राइवेट नौकरियों का कोई भरोसा नहीं है। ये आज अच्छी है, लालच देती है, ढेर सारा पैसा देती है, पर कल जब इन्हें कोई तुमसे ज्यादा लायक मिल जाता है तो तुम्हें मक्खी सा निकाल फेंक देती है। अपना खर्च अपनी हैसियत के मुताबिक करना सीखो। एक पुराना नियम है, कर्ज लेना हो तो सिर्फ 2 मौकों पर लो। एक, बच्चे की पढ़ाई के लिए, दूसरा बेटी की शादी के लिए। ये हमारे जमाने की बातें हैं, शायद आज के समय में खरी न उतरे। मैं तुम्हें नसीहत नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे सामने 2 बेटियां हैं। पहले उनकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठे करो। घर की विलासिता की चीजें तो बहुत छोटी आवश्यकता होती है। दोपहर तक कैलाशनाथ और शांति देवी ने अपना सामान बांध लिया। लतिका हैरान परेशान होकर पूछ बैठी, अम्मा आप कहाँ जा रही है? अब हम सब साथ ही रहेंगे। नहीं बहू, अम्मा मधुर स्वर में बोली, हमारा दूर दूर रहना ही अच्छा है। तुमने और मैंने एक लंबा समय अलग अलग बिताया है। मैंने तुम्हारी सहायता की है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गृहस्थी में रहूं। हम कभी मिलेंगे तो ज्यादा प्यार और अपनापन बना रहेगा। हिमांशु का हौसला बढ़ाती रहना, उसे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। इतनी सारी डिग्रियां हैं उसके पास, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, उनसे हिम्मत नहीं हारते। यही तो जीवन है बहू। पर मां जी, देखो बेटी, अब की कैलाशनाथ बोल पड़े, मन छोटा हो तो बड़े से बड़ा घर भी आदमी को छोटा लगने लगता है। एक अरसे से हम अलग अलग रह रहे हैं, अब एक दूसरे के साथ रहकर एडजस्ट करने में दोनों को परेशानी होगी। खैर छोड़ो न बातों को, तुम, हिमांशु और बच्चियां खुश रहो, यही कामना है। पर आप रहेंगे कहाँ? वहीं जहाँ रहते थे। भाई मकान वह नहीं रहा, पर गांव तो अपना ही है। अभी सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, पेंशन पाता हूँ, और इतनी पाता हूँ कि किराए का मकान लेकर रह सकूँ, समझी? हिमांशु और लतिका निरुत्तर खड़े रह गए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।